हर हफ्ते को जब खत्म होता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि शायद अब गिरावट रुक जाएगी, यहाँ से बाजार उठेगा, क्योंकि बाजार को गिरावट देने वाली जो सारे फैक्टर होते हैं, धीरे धीरे फैक्टर खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन बाजार है कि पता नहीं किस फैक्टर पे गिरता जा रहा है। अब देखिए ना, पिछले 6 हफ्ते से लगातार ऐसा हुआ है कि हफ्ता बंद होते होते बाजार लाल निशान में गया हुआ है। और कोविड के बाद से देखें तो पहली बार ऐसा हुआ कि 6 हफ्ते का दौरा हम लोगों ने देखा है। तो लोग कई पैमानों पर इसकी तुलना कोविड से करने लग गए हैं और लगता है कि पता नहीं कहाँ जाके बाजार रुकेगा। शुरू में कहा गया कि अर्निंग सीजन खराब है, उसका असर दिख रहा है। फिर कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे वो पता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को जो करना था कर दिया, टैरिफ लगा दिया, टैरिफ पे पेनल्टी लगा दी। अब बाजार को किस बात का डर सता रहा है, या फिर अभी ट्रंप के टेंट्रम का उनके ऊपर कहर जारी है। ऐसे में आम निवेशक क्या करे? अब एफआई तो बेच के निकल रहे हैं, जहां प्रोमोटरों को मिल रहा है वो भी बेच के निकल रहे हैं। तो जो घरेलू निवेशक हैं वो कुछ हद तक कंधा संभाले हुए, लेकिन कब तक संभालेंगे? ऐसे कई सारे सवाल बाजार में उठ रहे हैं। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। इसमें टाटा म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा साहब हैं, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं, कैपग्रो कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर्स अरुण मल्होत्रा जी हैं, और मार्केट एक्सपर्ट अनिल जी हैं हमारे साथ। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में मिहिर वोरा साहब आपसे ही करूंगा। मिहिर वोरा साहब, अब तक ऐसा लग रहा था कि अर्निंग सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, तो लोग थोड़ा सा उसका असर दिखा, बाजार डगमगाता रहा। लेकिन अब जिस तरीके से बाजार ने गिरावट का दौर शुरू हुआ है, आपको लगता है कि अर्निंग सीजन के असर का है, या फिर अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से जितनी अब ये थे अनुमान था उससे कहीं ज्यादा आक्रामक हो गए, उसका डर है? बिल्कुल, देखिए अर्निंग्स सीज़न तो मैं कहूँगा मिली-जुली आउटकम थी। थोड़े अपग्रेड्स भी थे, थोड़े डाउनग्रेड्स भी थे। मैंने अपग्रेड डाउन मैंने रिज़ल्ट आधे रिज़ल्ट मैं कहूँगा बेटर थे एक्सपेक्टेशन से, या तो इक्वल थे एक्सपेक्टेशन से, आधे रिज़ल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बिलो से। तो मैं बहुत कोई तेज़ी-मंदी का कारण अर्निंग्स सीज़न पे नहीं रखूँगा, क्योंकि उम्मीद तो यही है कि सेकंड हाल्फ में जो है वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड रिवाइव होगी, रिकवरी होगी। तो अर्निंग सीजन की वजह से मैं नहीं कहूँगा बाजार नीचे जा रहा है। मैं ज़्यादा ग्लोबल फैक्टर्स खास करके जो ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से जो अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से बाजार में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, और वो मैं कहूँगा कि एक ज़्यादा बड़ा फैक्टर है बाजार के लिए। देखिए, बाजार को आउटकम निश्चित चाहिए होता है, इस पार या उस पार। बट जिस तरह से अप्रैल से ये प्लस माइनस चल रहा है, ट्रम्प का नेगोशिएशन, न्यूज़ आई थी कि बहुत करीब है डील के डील होने में। फिर सडनली 25% का जो 25% का टैरिफ लगाया, फिर 3 दिन पहले एक और 25% की पीनल प्रोविज़न लगाई। तो ये जो इक्वेशन है वो अभी तक लग रहा है कि ठीक से सेट नहीं हुई है नेगोशिएशन की, और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ सकती है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है। 50% टैरिफ 50% फीसदी जो है टैरिफ पे, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो आइटम्स जो 50% पे हैं, वो बिल्कुल अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगी, उसका एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। तो सिचुएशन यही है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होगा। ऑफ कोर्स हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है एक्सपोर्ट्स पे, लेकिन ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो टेंटेटिव है, एक नाजुक स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि हम क्लियरली 7% की जीडीपी ग्रोथ देख रहे थे। 6.5 लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ तो हमें लगता है कि 6% जीडीपी ग्रोथ नीचे हो, आई मीन आधा परसेंट कम हो सकती है, और उसकी वजह से एक स्लो डाउन का माहौल पैदा हो सकता है। तो ये अनिश्चितता जो है, वो मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा कारण है। होपफुली ये हालांकि बिल्कुल। मेरे वोरा साहब, मेरा एक सवाल इसमें और है कि अनिश्चितता बड़ा कारण है, या फिर 25% प्लस 25% 50% की ड्यूटी लगा देना, जो ऑलमोस्ट 55% एक्सपोर्ट को यूएस के साथ रोक ही देगा। 50% का मतलब मान के चलते हैं कि एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाएगा। तो हो ही नहीं पाएगा। ड्यूटी का रेट ज़्यादा बड़ा कारण है, या फिर अनिश्चितता बड़ा कारण है? आप लोग किससे डरे हुए हैं? देखिए, अनिश्चितता ये है कि अभी भी मार्केट को ये नहीं लग रहा है कि 50% होगा। क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि हम यूएस से ट्रेड का नाता तोड़ रहे हैं। क्योंकि 50% पे तो हम बिल्कुल। आइटम कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स हम्म। फार्मास्यूटिकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, ऑटो सम कंपोनेंट्स हैं, सेमीकंडक्टर है, सॉफ्टवेयर है, वो सब इसके दायरे के बाहर है। लेकिन फिर भी हम्म। जो आइटम्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, वो काफ़ी लेबर इंटेंसिव आइटम्स हैं।
और उसपे भले हम कहें कि जीडीपी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन रोज़गारी पे एम्प्लॉयमेंट पे एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है इंडिया में बिकॉज़ ये लेबर इंटेंसिव आइटम्स है। तो पॉलिटिकली सेंसिटिव आइटम्स है, तो उसकी वजह से जो है एक नेगेटिव रिएक्शन हो रहा है बाज़ार में। बिल्कुल यही सवाल मैं पूछना ही चाह रहा था कि अभिषेक अग्रवाल साहब, कि मान लिया जाए कि यूएस के साथ हमारा एक्सपोर्ट नहीं हुआ, 6 महीने नहीं हुआ, साल भर नहीं हुआ, तो हमारा 55% एक्सपोर्ट इससे प्रभावित हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो अलग अलग जो आंकड़े आए एजेंसी का, कोई 0.1% कह रहा है, कोई 0.5% कह रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा और बिल्कुल त्राहिमाम मच जाएगा, जिस तरह का त्राहिमाम बाजार को देख के लग रहा है। बाजार कुछ और तो नहीं सोच रहा है कि ड्यूटी तो महज एक पहला चरण है, हो सकता है कि आगे और एस्केलेट हो, ऐसा तो कुछ डर नहीं है बाजार को। लक्ष्मण जी, पिछले बार भी मैंने हाइलाइट किया था कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कंसर्न जब कोई चीज़ की होती है, तो वो अनसर्टेनिटी की ही होती है। और अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि अब आपके सामने कोई ऐसा प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, जिसको आप बैक करते हुए मार्केट में बने रहें। क्योंकि लार्जली हम बात करते हैं कि भाई फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी कैसी है या ग्लोबल लेवल का सिनेरियो क्या है। अभी जो सिनेरियो बना हुआ है और जो काफ़ी समय से चल ही रहा है जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, वो यही रहा है कि ये जो सडन चेंज, इरेटिक चेंज, इरेटिक अनाउंसमेंट जो आता है, वो बहुत बड़ा कंसर्निंग हो जाता है। एंड उससे क्या है, डायरेक्ट इकोनॉमिक्स पे, जो कंट्री की इकोनॉमिक्स है, उस पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और वो इम्पैक्ट कोई छोटा-मोटा इम्पैक्ट नहीं, काफ़ी सिग्निफिकेंट और बहुत ही जल्दी वाला इम्पैक्ट है। जैसे कि हम बात अभी कर रहे थे कि 25% टैरिफ का तो ऑलरेडी भी शुरू कर दिया है, और नेक्स्ट 25% जो हम ऐड ऑन की बात कर रहे हैं, जो पेनल्टी कह लें या जो भी आप अनाउंसमेंट कह लें, वो आज से 1 महीने बाद लगना है, जिससे जो है हमारा ये 50% वाला जो सिनेरियो है वो खड़ा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा होना थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है होता हुआ। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं ये ट्रेड टैक्टिक्स है, जो ट्रम्प अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी नेशंस हैं उनके साथ नेगोशिएट करने में यूज़ कर रहे हैं। यूएस की एक डेलीगेशन अगले 2 वीक में इंडिया में आने वाली है, जस्ट बिफोर दिस इफेक्टिव डेट ऑफ 25% लगने से पहले। जहाँ पे जो ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि की आइटम्स पे वो क्लोजर लेके आएँगे, और कहीं न कहीं दोनों तरफ से हमें लग रहा है कि एक लेवल पे समझौता होना चाहिए। एंड फिर हम इसके ऊपर एक नया कोई देखेंगे कि क्या दिख रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। एंड इट इज़ अ बेनिफिट ऑफ बोथ द कंट्रीज़। सो जब वो क्लैरिटी आएगी, तब जाके आप देखोगे कि मार्केट फिर एक डेफिनेटिव मूवमेंट, मुझे समझ में आएगा कि हाँ, अब कोई अनिश्चितता नहीं है ट्रम्प के एंड से कोई और नए अनाउंसमेंट की। जब तक ये चलता रहेगा ग्लोबल ट्रेड वॉर, जो कि हम क्लियरली एक ग्लोबल ट्रेड वॉर में है, जिसका इम्पैक्ट किसी भी रेगुलर वॉर से बहुत ज्यादा है, तब तक मार्केट में मुझे नहीं लग रहा कि वापस मोमेंटम आएगा। और इस तरह से एक बार के लिए मार्केट में तो नेगेटिव प्रेशर बना ही रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है, अरुण मल्होत्रा साहब आप बताइएगा थोड़ा सा, कि अनिश्चितता का जब माहौल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब वैसे पर्सनल लाइफ में मान लिया कोई चीज़ है जिसको लेकर समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि आप सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो मान लीजिए कि बहुत खराब होगा तो क्या होगा, बहुत खराब होगा तो ये होगा। तो ये बहुत खराब होगा तो क्या होगा, वो तो हमने देख लिया, 25% की ड्यूटी लगा दी, 25% पेनल्टी लगा दी। अब इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ करने की गुंजाइश होती नहीं है। 50 को आप 100 कर दीजिए, 200 कर दीजिए, 50 भी उतना ही असर पड़ेगा, 200% का भी उतना ही असर पड़ेगा। तो ये तो वर्स्ट हमने देख लिया। तो अब आपको लगता है कि बाजार को यहाँ से अब लगना चाहिए कि नहीं, अब छोड़ दो, ट्रम्प फैक्टर को अब ख़त्म कर दिया जाए कि नहीं? देखिए, बाजार में जब भी अनिश्चितता रहेगी, तब में मार्केट में सेल ऑफ आएगा। और अगर आप देखें तो मार्केट के 2-3 फैक्टर्स हैं नीचे आने के, सिर्फ एक तो ट्रम्प फैक्टर नहीं है। अगर आप अर्निंग सीजन को भी अगर एनालाइज करें, तो जो अब तक 300 कंपनियां टॉप 500 में आई हैं, उनके नतीजे एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम हैं। और मेरे ख्याल से तीसरा ये चौथा क्वार्टर है जहां पर आपको डिमांड पैटर्न काफी वीक दिख रहा है। अंडरलाइंग इकोनॉमी में डिमांड काफी कहीं ना कहीं वीक दिख रही है। तो इस अनिश्चितता के माहौल पे ऊपर से अगर ट्रम्प के हम 50% आ गए हैं, जो टैरिफ आ गया है, तो मार्केट प्राइसेस कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस हल्की कर रहा है। एफआईआई की सेलिंग ऑलरेडी जारी है। वहां पर क्या करना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन था। मुझे लगता है जो अपॉर्चुनिटीज आती है ना,
वो ऐसे ही माहौल में आती हैं। अब वो आज है या 10 दिन में होगी, बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, बट यहीं पर आपको रीजनेबल वैल्यूएशन, अच्छी कंपनीज, नीचे गिरती हुई मार्केट में आपको स्टॉक्स इकट्ठे करने का मौका मिलेगा। हालांकि अरुण जी, इसमें एक चीज़ और बताइएगा कि जो आप कह रहे हैं इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस गिरावट के लिए ट्रंप को विलेन बनाना ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपको थोड़े आंकड़े देता हूं कि जैसे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डाउन, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सिर्फ 5-6% का आपको दिख रहा है कंपनीज में। पैट फिर भी 6-7% का दिख रहा है, बट जहां मार्जिन है, इबिटा मार्जिन, उसमें काफी गिरावट आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सारा रेवेन्यू, मार्जिन, पैट, मेजॉरिटी कंपनीज को अगर आप एग्रीगेट करेंगे, करीब टॉप 300 कंपनीज का, वहां पर 2-3% की गिरावट है। तो ये एक जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं या ईयर ऑन ईयर, और मैं ये कह रहा हूं कि 4 क्वार्टर का भी जो अगर आप पैटर्न देखेंगे, काफी ग्रोथ काफी म्यूटेड है, मार्जिन प्रेशर है कंपनीज पे, और दैट शोज कि ये दिखाता है कि जो अंडरलाइंग डिमांड है इकोनॉमी में, वो कहीं ना कहीं वीकनेस है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यस, ट्रम्प हैज एग्रेवेटेड, ट्रम्प की वजह से ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ज्यादा वो आ रहा है, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी एक पॉज आया है, जो पॉज जहां की अब मॉनेटरी पॉलिसी ईज करिए, वो आपको सेकेंड हाफ जो अपना FY 26 का है, वहां पर आपको दिखने का उसका मौका मिलेगा। तो ये एक बड़ी बात आपने की अनिल जी। तो ये माना जाए कि मार्केट में पहले से ही सेंटिमेंट थोड़ा सा कमज़ोर था, कई सारे नेगेटिव चीज़ें आ रही थी, और जब ट्रंप आया तो उसमें जो है आग में घी डालने जैसा काम कर दिया। जी एकदम। देखिए, रिजल्ट सीजन से ही हमने बात की थी, तो रिजल्ट जो जिस तरीके के आ रहे हैं सेकंड क्वार्टर के, तो ये बहुत कोई मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं कहेंगे इसको। और ऑलरेडी बात हो चुकी है कि इस पे जो दिख रहा है कि मार्जिन प्रेशर दिख रहा है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। बट हाँ, ये भी सही है कि सेकेंड हाफ से ये रिजल्ट इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी जो इकोनॉमिक जो हमारी जो कंजम्पशन साइकिल है, अभी देखिए त्योहारों के सीजन शुरू हो जाएंगे, शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारी कंजम्पशन साइकिल इंप्रूव हो जाएगी, तो कई सेक्टर्स के रिजल्ट जो हैं वो उनकी रेवेन्यूज वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वैसे भी थोड़ा सा डल पीरियड होता है। रही बात ट्रंप की, तो ट्रंप के साथ क्या हुआ है? देखिए, ट्रंप के ये टेंट्रम से, जो टैरिफ टेंट्रम है, इससे नुकसान कहाँ हो रहा है? एक तो जिन सेक्टर्स पे उन्होंने लगाया वहां तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में देखिए टेक्सटाइल में हम कहीं ना कहीं चाइना प्लस, अरे ये हम एक सब्स्टिट्यूट के रूप में उभर रहे थे कि चलिए बांग्लादेश के बाद एक हमारे तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या चाइना के पास एक बाद एक हमारा एक शिफ्ट आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। वो जो FDI आनी थी हमारे कंट्रीज में, जो यूनिट्स नई लगनी थी, वो काम रुक गया है। ठीक है, क्योंकि जब सर्टेनिटी ही नहीं है कि टैरिफ कितना लगाएंगे, क्या करेंगे, मार्केट कहाँ हमें मिलेगा, यूएस का मार्केट हम एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वो जो FDI वाला काम है ना, या जो इन्वेस्टमेंट वाला काम है, MSME भी जो काम लगाना चाहता था, हमारे जो डोमेस्टिक जो बिजनेसमैन थे, उनके भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो थोड़े से स्टॉल हो गए हैं। ये एक चीज नुकसानदायक हुई है, जिसको कहीं ना कहीं इसको भी मार्केट प्रीएम्प्ट कर रहा है गिरावट के फॉर्म में। तो ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं मार्केट को मिलजुल करके। तो ये एक बड़ा पॉइंट इन्होंने बताया अनिल जी ने, मिहिर वोरा साहब, कि इन्वेस्टमेंट जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट होना था, चाहे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में या फिर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, तो वो इन्वेस्टमेंट भी लोग थोड़ा सा सहम से गए हैं कि अगर ट्रम्प साहब ये करें कि इंडिया मत बनाओ, बनाना है तो आके मेरे यहाँ बनाओ, तो वो जो हम लोग की चाइना प्लस पॉलिसी थी, उसके तहत बाहर के निवेशक भी अब यहाँ निवेश करने से डरेंगे, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट भी इम्पैक्ट करेगा। देखिए, अभी तो ऐसा कोई इंडिकेशन है नहीं, आई डोंट अग्री विद दैट। जो एप्पल वगैरह ने जो बात करी थी, वो एज पर प्लान चल रही है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की। और चाइना प्लस वन, मुझे नहीं लगता है कि चाइना प्लस वन का जो एंगल है वो इतना इजीली चेंज हो सकता है, क्योंकि द फैक्ट इज दैट दुनिया को चाइना पे भरोसा नहीं है, इसलिए तो चाइना प्लस वन करना था। चाइना तो वैसे एफिशिएंट तो है ही, तो अगर सस्ता अगर खरीदना है आपको तो चाइना ही जाना है। लेकिन लोगों ने रियलाइज किया है कि क्रिटिकल आइटम्स के लिए हम चाइना पे 100% डिपेंडेंसी नहीं कर सकते। तो चाइना से 10-20% भी अगर प्रोडक्शन बाहर निकलती है तो भी एक बहुत बड़ा एंगल होता है, और वही चाइना प्लस वन प्ले था इंडिया के लिए। वो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी निकल जाएगा। दूसरी बात यह है कि 25% या 15% या 35 जो भी टैरिफ फाइनली इंडिया के साथ सेटल होगा यूएस का, वो हमें इस तरह से देखना है कि वो हमारी कॉम्पिटिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में क्या है।
हमारी कॉम्पिटिंग कंट्रीज ऑफ कोर्स मेन तो चाइना ही है। तो क्या हम चाइना से बेटर ऑफ हैं कि वर्स ऑफ है रिलेटिवली? तो ये सिर्फ एब्सोल्यूट लेवल्स की बात नहीं है, ये रिलेटिव लेवल्स की भी बात है कि भई अगर टेक्सटाइल्स में हम टैरिफ देखें, तो क्या हम वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना से ज़्यादा है या कम है टैरिफ्स में बांग्लादेश से? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो क्या हम मलेशिया, वियतनाम, चाइना से ज़्यादा है कि कम है टैरिफ? उस तरह से हमें आइटम बाय आइटम देखना पड़ेगा। हालांकि इसमें एक चीज़ और है, अभिषेक अग्रवाल साहब आप थोड़ा सा इस पे गौर करिएगा कि जो कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटर कंट्री से उतना टैरिफ क्या है, तो जैसे कि हमने देखा 15 से 19% के आसपास सारे हमारे कॉम्पिटिटिंग कंट्री है, जिसमें इंडोनेशिया हो, ताइवान हो, बांग्लादेश जैसे कंट्री हैं। चाइना के साथ ही मोरलेस उसी के आसपास रहेगा। हम लोग भले ही अभी 50 पे हैं, नेगोशिएट करके जाएंगे तो 20 के नीचे 19-20 के आसपास एक अनुमान माना जा रहा है। तो ये कहा जाए क्या कि अब टैरिफ कम भी हो जाता है, ट्रेड डील हो भी जाता है, तो यूएस एक्सपोर्ट करने वाले कंपनियों का जो मार्जिन पहले होता था, वो मार्जिन अब शायद उतना नहीं रहे, क्योंकि कॉम्पिटिटर कंट्री भले ही सेम टैरिफ पे जाएं, लेकिन वहाँ के जो बायर होते हैं, जब भी ड्यूटी बढ़ती है तो वो बायर नेगोशिएट करते हैं कि ड्यूटी बढ़ी तो कुछ आप एब्जॉर्व करो, कुछ हम करेंगे। तो मार्जिन पर असर तो पड़ना ही पड़ना है, चाहे डील हो क्यों ना जाए। जी लक्ष्मण जी, आपका ये असेसमेंट बिल्कुल करेक्ट है और मुझे भी यही लगता है कि मार्जिन पे बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज 25% जो अभी लग चुका है ये भी कभी फैक्टर्ड इन नहीं था और 25% के बेसिस पे भी इम्पैक्ट आना था। अब हम बात कर रहे हैं एनीथिंग अबाउट 25%, which right now is 50, and now any other number which gets settled if at all it moves. But in any scenario, certainly ये पॉइंट वैलिड है कि यहाँ पे आपको मार्जिन का इम्पैक्ट तो आएगा ही। दूसरी बात है कि अभी जैसे कि स्क्रीन पे भी सीएनबीसी आवाज की स्क्रीन पे भी हमें दिख रहा है कि किस तरह से अलग-अलग देशों की कितनी ट्रेड यूएस के साथ शॉर्टफॉल में आ रही है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आप देखेंगे तो चाइना, वियतनाम जो है ऐसी कंट्री है, ताइवान, इनको ज़्यादा है क्योंकि इनका ट्रेड बहुत बड़ा है और वहाँ पे ड्यूटी भी को थोड़ा बैलेंस करना पड़ा यूएस वालों को क्योंकि वो भी डिपेंडेंट है। इंडिया पे क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड नहीं है, हाँ, हमारे लेवल पे हम देखेंगे अरे जी $50 बिलियन इट्स अ बिग नंबर, बट फॉर देम वी आर स्टिल नॉट दैट नंबर। हमारा स्ट्रेटेजी में तकलीफ ये आएगी कि क्योंकि हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, मेक फॉर ग्लोबल कर रहे हैं, तो वहां पे कोई भी एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी जो प्लान हम स्पेशली अमेरिका के लिए अगर कहीं कर रहे थे, तो उस प्लान में तो 100% बहुत बड़ा जो है एक सरप्राइज आया है और वो इम्पैक्ट बिल्कुल करेगा। उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है अभी फिलहाल इसे असेस करना मुझे लग रहा है प्री मेच्योर होगा और डिफिकल्ट भी है, बट यस दिस इज अ फैक्ट। एंड अब इस ये हिसाब से हमें डेफिनेटली अब इंडिया पे फोकस करना चाहिए रादर देन कि अब हम प्लीज कैसे करें अमेरिका को और कैसे कॉम्प्रोमाइज करें उस पे। सो ये एक थोड़ा डिफरेंट स्टैंड मुझे लगता है इंडिया को अब थोड़ा सोचने की जरूरत है। सोचने की ज़रूरत है। अरुण मल्होत्रा साहब, कि ये जो मार्जिन पे इम्पैक्ट करेगा, ये एक लोग आम सहमति यहाँ पे है, और जो सेक्टर, जो कंपनियां यूएस एक्सपोर्ट करती हैं, उससे अब थोड़ा सा बचा जाए, भले ही ट्रेड डील हो जाए फ्यूचर में चल करके, या फिर थोड़ा सा ड्यूटी कम हो जाए, ना हो, लेकिन हमेशा के लिए एक तरीके से या फिर लंबे समय के लिए, कम से कम 3.5 साल तो मान के लिए, जब तक ट्रम्प साहब हैं, तब तक उन कंपनियों के लिए थोड़ा सा बिजनेस उथल पुथल भरा रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूएस एक्सपोर्ट होता है उसमें श्रिम्प एक्सपोर्ट होता है। तो जो फिशरी सेक्टर की कंपनियां हैं, अप्रैल सेक्टर की कंपनियां हैं, जो ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियां, जेम्स ज्वेलरी, तो ये सब जो यूएस एक्सपोर्ट करते हैं उनसे बचना चाहिए। पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा सा उसको रीअलाइन करना चाहिए, आप सलाह देंगे? देखिए, ये जो टैरिफ आया ना, इसके दो पहलू हैं। मैं इसको कैसे देखता हूं कि एक तो हमारा जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो थोड़ा अनफेवरेबल या सौतेला मिल रहा है। हमारे जो जो चाइना है, जो पाकिस्तान है, उनके टैरिफ लो हैं। तो ये जो अनफेवरेबल ट्रीटमेंट मिल रहा है कि कहीं जो हमारी अच्छी इक्वेशन थी यूएस के साथ इतने सालों की, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है। तो ये जो इम्पैक्ट है, इसे साइन, क्या ये साइन है लॉन्गर टर्म जो चीजें दिख रही हैं? तो मेरा पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है। और दूसरा, यूएस ही एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, करीब 50 48 50 बिलियन डॉलर का सरप्लस है। तो सरप्लस जो फिर एक डेफिसिट में आ जाएगा या डेफिसिट सरप्लस कम हो जाएगा। और दूसरा, लॉन्ग टर्म इक्वेशन, यूएस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट और जीडीपी सबसे ज्यादा है। तो वहां पर मेरी जो इक्वेशन खराब हो रही है, तो मुझे जियो पॉलिटिकल रिस्क, इंडिया का रिस्क प्रीमियम
वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होए अगर ये ज्यादा देर तक रहता है, मुझे उसकी ज्यादा चिंता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स जो आपने पूछा, कहीं ना कहीं ऑटो, जेम्स एंड ज्वेलरी, लॉजिस्टिक्स भी, क्योंकि इतना एग्जिम ट्रेड आ रहा था, तो जहां लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स है, एविएशन, मैं देख रहा था एयरलाइन फ्लाइट्स यूएस से जाने का काफी सस्ती हो गई हैं, जो भी फ्लाइट्स है। तो ये ना टेक्सटाइल, अच्छा आईटी पे भी इम्पैक्ट आएगा, आईटी एग्जाम्प्ट है, आप कुछ भी कह लें, आईटी एंड फार्मा पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। वो आज नहीं दिख रहा है, बट वो 1 महीने 2 महीने बाद दिखेगा ही दिखेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल इन सेक्टर में कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, मार्जिन का प्रेशर रहेगा। कुछ कंपनीज को मार्जिन में इम्पैक्ट करना पड़ेगा, कुछ उधर कंज्यूमर इम्पैक्ट करेगा यूएस, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं कुछ जो बाकी प्रोसेस में सप्लाई चेन वेंडर्स है उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एब्जॉर्ब। लॉन्ग टर्म नेगेटिव, इट विल अफेक्ट ग्रोथ, ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, यूएस की तो करेगा ही करेगा। इंडिया की ग्रोथ भी, जैसा आपने आंकड़े कहे कि 0.2 से 0.5 तक परसेंट आ रही है, कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट, जब ग्रोथ इम्पैक्ट हो रही है, आपका रिस्क थोड़ा बढ़ रहा है, तो जो वैल्यूएशंस हैं, जो 30-30 टाइम के मल्टीपल पे लोग कंफर्टेबल थे देने के लिए, वहां मल्टीपल्स कहीं ना कहीं करेंगे। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए अनिल जी? अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग ट्रम्प वाले स्टॉक को रख रखा है पोर्टफोलियो में, उससे निकलो और फिर कुछ डोमेस्टिक पे ध्यान दो। जी लक्ष्मण जी, अभी जो करंट सिनेरियो है ये मुझे थोड़ा सा एक अपनी पूरी कंट्री का अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक पैराडाइम शिफ्ट दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं ये इवेंट जो है एक हमारी कंट्री की फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को चेंज करेगा। हम एक्सपोर्ट पे जिन ट्रेडिशनल चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ से मुझे लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ चीज़ें चेंज होंगी, हमारे नए मार्केट्स बनेंगे। जैसा कि पीएम मोदी अभी देखिए चाइना और रशिया के साथ हमारे हैं, तो चाइना के साथ भी मीटिंग करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ नए तरीके की प्रोडक्ट की सेलिंग शुरू होगी। और जो सबसे बड़ी आंख की किरकिरी है यूएस की, वो आप भी जानते हैं, वो है जो हमने डिफेंस में अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया और साथ साथ में उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ी जो है आंख की किरकिरी कहूँगा मैं, यूएस पूरे गवर्नमेंट के लिए है। तो वहाँ पर एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि एक लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भर ही नहीं, हम दूसरे देशों को अपने टेक्नोलॉजी जो है वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी अब एक्सपोर्ट करने वाली कंडीशन में आ चुके हैं। और ये आगे जाकर के हमारे लिए बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी बन करके आएगी। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि आने वाले समय में ऐसे कई सेक्टर्स होंगे जो नए नए उभर करके आएंगे लक्ष्मण जी, जिसमें कि हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाँ, जो ट्रेडिशनल पुरानी जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी यूएस बेस्ड, और आगे से एक चीज़ और कहूँगा कि अब हमारे देश को भी जो थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमारी कंट्री सीखेगी भी कि किसी भी एक देश पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं करके वो और भी अपने मार्केट को जो है डाइवर्सिफाई करेंगे। अब रही बात पोर्टफोलियो की, तो फिलहाल रिटेल निवेशक के लिए तो ये है कि अपने को थोड़ा सा जो टैरिफ प्रूफ सेक्टर्स हैं, जहां पर हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात है उस पर फोकस करें या उसको रीअलाइन कर लें। जब तक ये टैरिफ टेंट्रम चल रहा है, जो टैरिफ का तांडव चल रहा है ट्रंप का, तब तक थोड़ा सा इसको अवॉइड करें जब तक चीज़ें सेटल नहीं हो जाती हैं। हालांकि रिटेल निवेशक को लेकर के मेरे मन में एक और सवाल था। मिहिर साहब, आप बताइएगा, चूंकि मैं देख रहा था कि प्रोमोटर भी अपना हिस्सा बेचने लगे कई बड़ी बड़ी कंपनियों का, पिछले कुछ हफ्तों में देखा मैंने, एफआई भी बेच के निकल रहे हैं। तो रिटेलर और जो घरेलू निवेशक वही बचे हुए हैं। तो एफआई जाहिर तौर पे ज़्यादा समझदार हो तो उनको ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। प्रोमोटर भी कह रहे हैं कि हम भी चल रहे हैं जी अपना हिस्सा बेचकर कुछ। तो रिटेलर क्या करे? रिटेलर को ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी चीज़ें रिटेलर नहीं भांप पा रहा है, नहीं महसूस कर रहा है और इसका अंदाजा पहले से बाकी निवेशक जो है वो लगा रहे हैं? रुकना चाहिए अब? देखिए लक्ष्मण जी, ये प्रमोटर सेलिंग की बात तो हमेशा जब मार्केट ऊपर जाती है तो आती ही है, और मैं अब कहूँगा तो एक मार्केट गिरी है तब आई है। नहीं, नहीं, अभी तो मार्केट कहाँ गिरी है। अभी तो हार्डली 7% हम पीक से हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। 7-8% इसको गिरना थोड़ी कहते हैं, तो नॉर्मल करेक्शन कहते हैं। लेकिन जब भी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं या तो ऐसे बाजार थोड़ा यूफोरिक होता है, तो प्रमोटर सेलिंग तो आती है। हर बार मैं देखता हूँ कि जब भी बाजार एक नए पीक पे आती है, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि वहाँ पे प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं? पीई फंड्स क्यों बेच रहे हैं? वीसी फंड्स क्यों बेच रहे हैं? बट उनका तो पीई फंड्स और वीसी फंड का तो आजकल क्लासिफिकेशन कई जगह पे प्रमोटर में आ जाता है कभी-कभी, तो वो भी एक पॉइंट है। बट थिंग इज़ ये ऐसा नहीं है कि वो 60% होल्डिंग में से आधा बेच के जा रहे हैं। 1-2% होल्डिंग बेचे अगर 50-60% होल्डिंग में से, तो आई थिंक स्वाभाविक है।
उन्हें भी अपनी जो लाइफ़स्टाइल वगैरह है जो करना होता है मेंटेन। सो रही बात एफआईआईज़ की, एफआईआईज़ का जो बिहेवियर है मैं कहूँगा थोड़ा करेंसी लिंक भी होता है। हमने देखा था जब लास्ट ईयर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा था तो एफआईआईज़ का आउटफ्लो आया था। फिर जैसे ही डॉलर वीक होना शुरू हुआ तो एफआईआई का सेलिंग काफ़ी कम हो गई थी। हमने 3-4 महीने फ़रवरी, मार्च, अप्रैल में हमने बाइंग भी देखी एफआईआईज़ की। तो ये एक थोड़ी करेंसी और मैक्रो प्ले भी हो जाती है कभी-कभी। बट एफआईआई फ्लोज़ की मेरा ये व्यू है कि अ, एक बार ये ट्रेड वाली जो अनसर्टेनिटी है वो चली जाती है, उसके बाद स्ट्रक्चरली डॉलर इज़ अ वीक करेंसी और मुझे लगता है उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में ज़रूर पैसे आएँगे, अगर कुछ ज़्यादा टैरिफ वगैरह से गड़बड़ नहीं हो गई तो। क्योंकि रिलेटिवली स्पीकिंग इंडिया की ग्रोथ अभी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बेटर है। रिलेटिवली स्पीकिंग हमारी जो पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म वो भी हायर ग्रोथ की है कंपेयर्ड टू यूरोप और सम अदर कंट्रीज़। मुझे लगता है यूएस के कंपैरिज़न में अगर ग्रोथ हम स्टडी करें तो सिर्फ इंडिया ही है जो अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। चाइना में अच्छी ग्रोथ है लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस कम है, वहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना। तो एक इंडिया ही मार्केट रह जाता है ग्लोबल में जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो एफआईआईज़ के पैसे भी आएँगे। हाँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या सजेशन देते हैं और आप लोग क्या रवैया अपना रहे हैं अभी? हमने हमारे पास नॉर्मली कैश 3 से 5% का रहता है। एज़ ऑफ नाउ हमारा करीबन 8 से 9% कैश लेवल्स है। तो क्योंकि अनसर्टेनिटी चल रही है जैसे-जैसे या तो स्टॉक्स नीचे जाएँगे या तो अनसर्टेनिटी घटेगी, तो ये कैश हम डिप्लॉय करेंगे। तो मतलब 3 से 5 रहता था, अभी 8% है, तो इसका मतलब आप लोग भी थोड़ा-सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हैं कि थोड़ी-सा अनिश्चितता हटे तो फिर हम लोग पैसा लगाएँगे यहाँ पे। ये एक अप्रोच हो सकता है। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप लोगों का क्या आजकल चल रहा है बाज़ार में? पैसा लगा रहे हैं कि अभी दूरी बना के रखे हुए हैं? नहीं, लक्ष्मण जी, यहाँ पे अभी होल्ड वाली अप्रोच है। मुझे लग रहा है कि जैसे कि एक बात पे मैं बिल्कुल एग्री करूँगा वोरा जी से कि अभी तक करेक्शन आया कहाँ है। हालाँकि करेक्शन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो थोड़ा-थोड़ा, कुछ-कुछ पॉकेट्स में थोड़े ब्रूटल है। बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स अगर हम इंडेक्स लेवल पे देखें तो करेक्शन का मतलब है जब इंडेक्स अपने पीक से 15 से 20% चला जाए तब उसे एकदम सर्टिफाइड करेक्शन कहते हैं। बट वो क्या है, वो जब हो जाता है तब हम कंफर्म कर पाते हैं। अभी ये ट्रेंड में चल रहा है। हुँ, हुँ। तो फिलहाल हुँ, हुँ। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी में आपको अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिलती है इन्वेस्ट करने की और आप वहाँ इन्वेस्ट टिपिकली करते हैं जहाँ सेक्टर जो है वो प्रून है टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो कुछ-कुछ सेक्टर आइडेंटिफिकेशन हमने किए हैं जहाँ पे इस पर्टिकुलर जो अभी सिनेरियो चल रहा है ट्रेड वॉर का, वहाँ पे कम से कम कुछ सेक्टर बचे रहे जो डोमेस्टिक प्ले है, डोमेस्टिक थीम है एंड वहाँ पे जैसे कुछ शेयर थोड़े और रीज़नेबल होते हैं क्योंकि मार्केट जब करेक्ट होता है तो सारे ही सेक्टर्स करेक्ट होते हैं नॉर्मली। तो फिर हमें वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलती है इन्वेस्ट करने के लिए। हुँ। कौन-कौन से सेक्टर वैसे चुन रखा आपने बताइए, कम से कम दर्शकों को तो फ़ायदा उठे आपकी बातों से? तो एक टिपिकल जैसे हम देखें इंडिया एज अ पॉपुलेशन ऑफ 150 ऑड करोड़ है तो डोमेस्टिक डिमांड तो देखिए जी रहेगी और अभी तो बिल्कुल सही बात है कि अभी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में तो फेस्टिवल एंड एक्सेट्रा है। तो एफएमसीजी जो है वो एक मुझे लगता है कि उसका इस ट्रेड वॉर से ज़्यादा इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, जो घरेलू ही है, हमारी खुद की कंजम्पशन पे ये चीज़ मूव होती है और हम ये बनाते भी खुद ही हैं और हम वैसे भी एग्रो रिच कंट्री है। हम खुद यहाँ पे काफ़ी हमारा प्रोडक्शन है, तो एफएमसीजी मुझे लगता है एक सेक्टर है। बैंक्स जो है एक दूसरे सेक्टर है जहाँ पे अगेन मुझे लगता है कि बैंकों को क्योंकि ज्यादातर लेंडिंग जो उन्होंने कर रखी है, हमारा एक्सपोजर भी सारा डोमेस्टिक है। हम कोई बाहर की कोई जेपी मॉर्गन या यूबीएस नहीं है जहाँ हमारा एक्सपोजर जो है दुनिया में हर जगह है। जिस तरह सिनेरियो में हमारा इम्पैक्ट आता है, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट हुँ। साइड में जो कुछ बैंक्स है ज्यादा एक्सपोज उनको तो डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। बट हाँ, लार्जली अगर हम देखें जो कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट है तो बैंक्स भी एक ऐसा सेफ थी मुझे लगती है कि जहाँ पे हम देख सकते हैं अभी भी अपॉर्चुनिटी वहाँ इन्वेस्ट करने की बन सकती है। बैंक और आप एफएमसीजी कह रहे हैं और मथुरा साहब, बैंक को लेके थोड़ा-सा मुझे ये जानना था कि बैंक को लेके आप लोगों का क्या रुख रहता है? चूँकि अभी आरबीआई ने भी हिंट दिया था शुरू में कि हम रेट कट करेंगे, लेकिन एक के बाद दूसरी बार में उन्होंने पॉज़ लगा दिया। अभी यूएस में अनिश्चितता है, तो बैंक को लेकर के चूँकि अभी तक के जो बैंक के ट्रेंड आए हैं कि लेंडिंग बहुत जगह कम हो गया है, डिमांड कम हो गया है, तो ये सब कंसर्न है या फिर आपको लगता है कि अस्थायी है ये सारी चीज़ें? आई थिंक फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है, अगर आपको डोमेस्टिक स्टोरी प्ले करना है तो फाइनेंशियल बेस्ट प्रॉक्सी है प्ले करने का। क्योंकि अगर हाँ। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगा तो बैंकिंग में ग्रोथ तो आएगा ही आएगा।
और बैंकिंग में क्या हुआ कि जो आपने आरबीआई ने कहा, आरबीआई ने आपको 50 बेसिस पॉइंट्स फ्रंट एंडेड दे दिया है। तो अब हर बात आपको करना, पहले उस 50 बेसिस का ट्रांसमिशन होना चाहिए इकोनॉमी में, वो जबकि नहीं हुआ है। दूसरा, सीआरआर कट जो आया है वो 4 फेजेस में आएगा, आपका अराउंड सितंबर से स्टार्ट होगा। वो आपकी जो एनफ लिक्विडिटी आएगी वो ग्रोथ को, क्रेडिट ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहिए। तो इस मेरा मानना है, और इस बार मॉनसून भी अच्छा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रूरल डिमांड पिकअप, कहीं ना कहीं साइन दिख रहे हैं, अर्ली साइन, जो कि आपको फेस्टिव सीजन में दिखने चाहिए। अगर फेस्टिव सीजन अच्छा जाता है तो आपको क्रेडिट डिमांड दिखेगी और बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा। ये क्वार्टर बिकॉज आपका एकदम कट आ गया था, रेपो कट, तो निम कंप्रेशन आपको बैंकिंग सेक्टर में दिखा है। और ये लास्ट से मेरे ख्याल से क्वार्टर है जहां पे माइक्रो फाइनेंस का पेन दिखा है, या एसएमई का। तो मुझे लगता है यहां से आगे आपके एनपीए प्रोविजनिंग कम होगी, आपका ग्रोथ फेस्टिव सीजन में अच्छा रहना चाहिए, और जितनी लिक्विडिटी आ रही है उससे बैंकिंग सेक्टर दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर से काफी अच्छा करना चाहिए। तो ये बैंकिंग में आप कहाँ देख रहे हैं? एनबीएफसी देख रहे हैं, एमएफआई टाइप से देख रहे हैं, या फिर ओवरऑल बैंकिंग देख रहे हैं? हमारा पर्सनल हाउस का मानना है कि बैंकिंग, बैंक्स के पास एक एडवांटेज रहता है, एक लायबिलिटी फ्रेंचाइज रहता है। कासा डिपॉजिट हमेशा उनके पास रहता है और एनबीएफसी उन्हीं से लेके आगे डिलीवर करता है। तो जैसे जैसे बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एनबीएफसी की मार्जिन्स डिक्रीज करते जा रहे हैं। आफ्टर सेइंग दिस, जो टॉप की एनबीएफसी हैं, जो हर जगह आपके विजय सेल्स या कहीं पर बैठी हुई हैं, वो फेस्टिव सीजन में काफी ग्रोथ करेंगी। तो अगर एनबीएफसी लेना है तो आपको टॉप 2-3 कंसंट्रेट करना चाहिए। एंड बैंकिंग में कहीं ना कहीं आपको मिड साइज बैंक भी अच्छा करेंगे, और लार्ज कैप के अगर रिजल्ट देखें तो आईसीआईसीआई ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, वो लोग अच्छा करेंगे ही करेंगे। अनिल जी, बैंकिंग की एनबीएफसी? जी, दोनों ही सही हैं, बैंकिंग भी सही है, एनबीएफसी भी सही है। और मेरा जो पिक रहेगा कहीं ना कहीं एनबीएफसी में, तो लीडर जो हमारे हैं वो ही हैं, क्योंकि वो कंजम्पशन साइकिल इंप्रूव करते हैं, तो सबसे पहला उनको एडवांटेज होता है। दूसरी चीज़, मैं थोड़ा से पीएसयूज बैंक को भी प्रेफर करना पसंद करूंगा, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर से जो है उसमें जो हमारा लीडर है, हम सभी जानते हैं स्टेट बैंक, वो भी काफ़ी एक अच्छे वैल्यूएशन पे भी है। वैल्यूएशन वाइज भी बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव है, और कोई भी तरीके का अगर जब थोड़ा सा रिकवरी आएगी तो इनमें बहुत एक अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। बड़ी अपॉर्चुनिटी। और बैंकिंग के अलावा और कोई सेक्टर आपको दिख रहा है डोमेस्टिक? जी हाँ, एकदम जैसे मैंने कहा, डोमेस्टिक में हमारे पास और भी हैं। इसमें ध्यान रखें, जैसे कि एक तो हमारे सबसे बड़ा जो सेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है वो हेल्थ केयर का है। हेल्थ केयर एकदम प्रूफ सेक्टर है, एक तरीके से ट्रम्प प्रूफ सेक्टर है। जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारे जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, ये भी प्रूफ है। इसमें भी जो है एक अच्छे हमें अवसर दिखाई दे सकते हैं। और हॉस्पिटल्स तो इंडिया में अगर आप देखें तो उनके जो है वो शेयर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और उनके अगर वाकई देखी जाए तो उनकी कैपेसिटी फुल होती चली जा रही है, और लगभग जितने हॉस्पिटल हैं सब के सब कैपेक्स के मोड में हैं, सब अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं। नहीं, वो तो वैसे भी हॉस्पिटल में लोग बीमार पड़ने वालों की संख्या कम तो होनी नहीं है। जो लाइफ स्टाइल उनकी संख्या बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी तो हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ेगी। ये भी एक सेक्टर जो है वो काफी सेफ सेक्टर है, सेफ बेट है, जहां पर कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो है अपसाइड ही ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रही है मूव की। अभी फिलहाल आने वाले समय में मुझे डाउनवर्ड नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा डिफेंस भी एक सेक्टर है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैं डिफेंस को भी प्रेफर कर रहा हूँ, स्पेशली वो कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इन्वॉल्व हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि पूरी की पूरी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, और अब हम चूंकि एक्सपोर्ट वाली कंडीशन में आ चुके हैं, तो वहाँ पे भी हमें अच्छे अवसर मिल सकते हैं, वो भी प्रूफ है। और साथ में अपनी जो इंफ्रा से रिलेटेड कंपनीज है, जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग चल रही है, जो अपने कैपेक्स से चल रही है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग चल रही है, उसके हिसाब से जो हमारी सीमेंट कंपनीज हो गई या फिर और भी जो हमारी इंफ्रा कंपनीज हो गई, वहाँ भी हमें सेफ बेट मिलने को दिखाई दे रहा है। मेहर वोरा साहब, इसमें एक सवाल आपसे पूछना डिफेंस को लेकर, जो अभी अनिल जी कह रहे थे, डिफेंस को लेकर मैं थोड़ा सा विशेष ये पूछूंगा, क्योंकि पिछले दिनों डिफेंस सेक्टर काफ़ी चले थे, बीच में थोड़े से ठंडे में पड़े, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है वहाँ पर डिफेंस एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे सरकार पहले की तरह बहुत सुस्त होकर बैठेगी नहीं, और वहाँ पे हमेशा एक एक्साइटमेंट बना रहेगा। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर के, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? जी बिल्कुल, डिफेंस सेगमेंट में जैसे आपने कहा, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेफिनेटली एक्टिविटी बढ़ी है। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म प्लान अब हो रहा है कि टू फ्रंट वॉर भी अगर हुई तो उसके लिए हमें किस तरह की प्रिपरेशन चाहिए, किस तरह की इन्वेंट्री चाहिए, किस तरह की स्टॉक पाइलिंग चाहिए,
वो एक रीथिंक हो रही है और हमने ये भी देखा है पिछले 2 महीने में कि ऑर्डरिंग की जो एक्टिविटी है वो एक्सेलरेट हुई है, बढ़ी है। तो स्ट्रक्चरली, स्ट्रैटेजिकली मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सेक्टर हो चुका है। खास करके क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पहली बार आया है ये सेक्टर में, पहले तो अलाउड नहीं था। हम्म। तो पिछले 10 साल में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी इकोसिस्टम प्राइवेट सेक्टर सेक्टर की भी डेवलप हुई है। तो डिफेंस में न सिर्फ जो लार्ज पीएसयूज़ हैं डिफेंस वाले, वो तो पहले से थे, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं, वो भी बड़ी हो सकती है अगले 5 से 10 साल में। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि इसमें जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स नहीं देखने चाहिए और हम देखते हैं कि ऑर्डरिंग की वजह से स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर क्वार्टरली रिजल्ट जब आते हैं तो डिलीवरी शायद कम होती है या 1-2 क्वार्टर आगे पीछे हो जाती है, तो स्टॉक्स काफ़ी वोलेटाइल रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डेफिनिटली एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके ही चलना पड़ेगा। ये आपने सही कहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर 3 महीने पे कोई टैंक तो बना नहीं रहा है, हर 3 महीने पे कोई रडार तो बना नहीं रहा है। उसे बनाने में टाइम लगता है, एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में 3 से 4 साल लगते हैं। ये एक उनका कंसर्न भी होता है कि ऑर्डर तो बहुत सारे मिल रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो आपने कही प्राइवेट सेक्टर को लेके, वो एक बड़ी बात है, क्योंकि सरकार को भी लगा कि सरकारी कंपनियों पर जितने ऑर्डर है उनको एग्जीक्यूट करना शायद आसान ना हो, तो प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करें, कैपेसिटी एक्सपेंड करें, तो वो एक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अब आने वाले दिनों में बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि डिफेंस सेक्टर का नेचर भी काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। पहले ज़मीन से लड़ाई होती थी, अब आसमान में होती है, अब लोग ड्रोन से लड़ाई कर रहे हैं। तो जिस तरीके से नेचर चेंज हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो भी है वो भी डिफेंस सेक्टर का चेंज होना चाहिए। क्यों अभिषेक जी? जी, बिल्कुल जी, लक्ष्मण जी, एक चीज़ और मिस कर गए, वो है साइबर सिक्योरिटी। सो आजकल हम्म। जो सबसे ज़्यादा रिस्क है, वो तो अब एआई आ गया है और एफिशिएंट। तो दुनिया में कहाँ-कहाँ पे साइबर अटैक्स हो रही है। वो भी एक बहुत बड़ा जो है लॉस, और इंडिया में तो हम हमेशा देखते हैं कि गवर्नमेंट अलग-अलग लेवल पे पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हुए जा रही है कि हम इस अटैक से भी बचे रहें। बट बिल्कुल कहना सही है कि अभी जिस तरह की स्थिति बन गई, मॉडर्न वॉर वेलफेयर जो है, वो थोड़ा बदल गया है, और उसमें तो ऑफ कोर्स ट्रेड वॉर तो अभी तक हमने आधा शुद्ध ट्रेड वॉर पे निकाला है। बट डिफेंस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी 100% है। एंड हम भी एज़ अ फंड, हमारे पास भी, क्योंकि वीसी फंड्स हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने भी अर्ली स्टेज में देखा है कि बिल्कुल सही है कि अभी, क्योंकि अब जाके गवर्नमेंट थोड़ी एग्रेसिव हुई है और प्राइवेट कंपनीज को अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो बहुत स्कोप हमारे यहाँ पर भी है कि हम काफी हद तक मेक इन इंडिया कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो हमारे नेशंस, जो सपोर्टिंग नेशंस हैं, वो भी अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करने लग गए। जैसे कि हमने रफाल एक क्लासिक एग्जांपल देखा, जहाँ पे अब शायद कुछ डिस्कशन चल रहा है कि कुछ कंपोनेंट जो है, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम इंडिया में लेके आए। वैसे ही कुछ डिस्कशन रशिया के साथ भी हो रहे हैं हमारे, जो ऑफ कोर्स पब्लिक डोमेन में ही है। सो ये एक अच्छी चीज़ है, और इससे हमें एक नया सेक्टर मिलेगा इंडिया में और अगले 10-15 साल प्ले करने के लिए, जहाँ पे काफ़ी हद तक एक नई ग्रोथ और कुछ नई कंपनियाँ भी हमें मार्केट में आती हुई दिख सकती हैं। दिख सकती हैं। हालाँकि अब इसमें सेक्टर पे तो आप लोगों ने अपनी-अपनी राय दे दी, लेकिन एक बहुत ही बेसिक सा सवाल जो हर किसी के मन में अभी है कि बाज़ार जिस तरीके से गिर रहा है, बाज़ार उठना कब शुरू करेगा? और जिस तरीके से बाज़ार में उथल-पुथल दिख रहा है, तो इस कारोबारी साल फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होते-होते इस बार शेयर बाज़ार से क्या हम डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद, रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस अरुण मल्होत्रा साहब, आप ही के पास आता हूँ मैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो उथल-पुथल है, ये तो लगता है कि जारी रहेगा। भले ही ट्रेड डील यूएस के साथ हो जाए या फिर थोड़ा लंबा खींचे, क्योंकि जब तक रहेंगे ट्रम्प साहब, तब तक अनिश्चितता का माहौल थोड़ा बहुत तो आपको मान के चलना पड़ेगा। क्यों, आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? क्या आपको लगता है कि सेटल डाउन हो जाएगा ये? नहीं, ये अनिश्चितता इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, ये थोड़ा टाइम चलेगी। और जहां पे भी हमारा टैरिफ लेवल जाके सेटल होगा, 15, 20, कहीं ना कहीं 50 पे तो डेफिनेटली सेटल नहीं होगा। वहां से एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर निकलेगा। पूरे वर्ल्ड में ये टैरिफ्स आए हैं, तो एक पूरा नया इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा, जिसका अनुमान लगाना, आई थिंक इट इज टू अर्ली टू कॉल। हाँ, लेकिन कम से कम इतना तो बता दीजिए कि ठीक है, एक नया ऑर्डर निकलेगा, ये हम लोग भी मान के चलें, क्योंकि ये सिर्फ भारत पे नहीं लग रहा है, सब जगह लग रहा है। तो ऐसे में शेयर बाजार जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक शेयर बाजार से अगर बहुत स्मार्टली हम इन्वेस्ट किए तो कितने रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं? पिछले 3 साल 4 साल में जो हुआ था, क्या उसी रेशियो में आएगा, कि इस बार आपको लगता है कि नहीं, डबल डिजिट होना थोड़ा सा मुश्किल है?
देखिए पिछले 3-4 साल की रिटर्न एक्सपेक्ट करना कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, उसको एक्स्ट्रापोलेट करना बहुत गलत है। हुँ, ऐसा कभी भी मार्केट में नहीं हुआ। आई एम श्योर कि बाकी जो मेरे एक्सपीरियंस मेरे साथ स्पीकर्स उनके हैं, पास जाऊँगा मैं। हाँ, वो भी यही मानेंगे। इतना एक्स्ट्रापोलेट करना ठीक नहीं होगा और इतनी अनसर्टेनिटी है, तो इस साल रिटर्न्स म्यूटेड रहेंगे, बट जहां म्यूटेड रहेंगे सेकंड हाफ विल बी मच बेटर हमारे फर्स्ट हाफ से। और दूसरा, अगले साल जैसे-जैसे ये क्लैरिटी आती जाएगी, मुझे लगता है अगर आप इस साल का व्यू ना लेके इंडिया में 2, 3, 5 साल का व्यू लेंगे, तो आपके हाई टीन्स के रिटर्न आराम से बन सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में व्यू लेके ना चलें, लॉन्ग टर्म में व्यू लेके चलेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में शायद इतना ना मिले जितना कि आप पिछले 2-3 साल में कमाए। अनिल जी, आपकी भी यही राय है? जी एकदम, जैसे अरुण जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम एक पूरे वर्ल्ड में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनते हुए देख रहे हैं, और ये बात काफ़ी हद तक सही है, और इसके इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है हमारे देश के लिए भी आने वाले समय में दिखाई देगा। हाँ, इस साल ज़रूर डबल डिजिट, तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि डबल डिजिट हम मार्केट के रिटर्न के हिसाब से देख पाएंगे, लेकिन अगर 8-9% के आसपास भी अगर हम मार्च तक अगर कर ले जाते हैं तो भी मेरे ख्याल से बहुत रहेगा। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से हमने लगभग 9% का निफ्टी का रिटर्न रहा है, उसके पहले 20% का था। तो अभी इस साल थोड़ा सा मुझे एक ईयरली बेसिस पे एक मोमेंटम में कहीं न कहीं रुकावट दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि वही 6 से 8% के बीच इस बार जो है निफ्टी का अगर देखें पूरे ब्रॉडर इंडेक्स के हिसाब से, तो वो रहना चाहिए। मीर वोरा साहब, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है रिटर्न के लिहाज से? ये पूरा फाइनेंशियल ईयर देखें तो अभी रिजल्ट तो हमने देख ही लिया, एक रिजल्ट के जरिए आउटलुक भी मिल गया, और ट्रम्प साहब का तो टेंट्रम जारी ही है। बिल्कुल। आई थिंक जिस तरह से मार्केट करेक्ट हो रहा है, मुझे लगता है थोड़ा और करेक्ट हो सकता है। क्योंकि अभी भी 3-4 हफ्ते का नेगोशिएशन बाकी है। दोनों साइड से वर्ड्स विल फ्लाई, तो वो सब चलता रहेगा। तो वो निश्चितता में पोर्टफोलियो अगर बनाएँगे, तो मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर एक डबल डिजिट रिटर्न तक एट द ब्रॉडर इंडेक्स लेवल देख सकते हैं। और जैसा आई आई थिंक वन ऑफ द पैनलिस्ट ने कहा कि इंडेक्स तो 6-7% गिरा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तो काफ़ी गिरे हैं स्टॉक्स। तो उसमें मुझे लगता है स्टॉक पिकिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं। इंडेक्स लेवल से मेरे ख्याल से नॉर्मल रिटर्न्स मिलेंगे आपको, मे बी हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट काइंड ऑफ रिटर्न्स। लेकिन स्टॉक पिकिंग खास करके मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी स्टॉक पिकिंग की। तो आपका कहना है कि अगर बेहतर रिटर्न पाना है तो आपको स्टॉक पिकिंग बेहतर तरीके से करना होगा, और वहाँ भी मिड कैप या स्मॉल कैप में ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहे हैं, राइट? डेफिनिटली, क्योंकि जो हायर ग्रोथ सेगमेंट्स होते हैं, जो वो टिपिकली स्मॉल मिड कैप से ही शुरू होते हैं, फिर जाके बड़े होते हैं। और इंडिया जैसी इकोनॉमी जहाँ पे नए-नए बिज़नेस मॉडल्स, नई-नई सेक्टर्स ओपन अप हो रही हैं, जैसे हमने एक डिफेंस की बात करी, सीडीएमओ की बात करें, ऐसे सेक्टर्स जो हैं वो जो नए तरीके से उभर रहे हैं, तो वो लंबे समय तक ग्रो कर सकते हैं, और वो टिपिकली स्मॉल और मिड कैप से ही शुरू होते हैं। हाँ, तो इसमें अभिषेक अग्रवाल साहब, अगर स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, जैसा कि अभी मीर वोरा साहब ने कहा, तो हम इन्वेस्टर क्या करें? क्या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिजिक कर लें, उस पे अपना बढ़ा दें हिस्सेदारी? जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है लक्ष्मण जी ये साल जो है थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव करने की ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टर्स को, बिकॉज़ जैसे कि ये डिस्कशन में आया कि वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा बदलेगा, और अभी तक तो पूरे इस डिस्कशन में रेट्रोस्पेक्टिव हम का पैमाना क्या होगा? देखिए, एक तो ये होता है अगर आप निफ्टी को देखते हैं ना, तो निफ्टी सबसे स्मार्ट फंड मैनेजर मानते हैं हम, क्योंकि वो अपने आप को ही जो बेस्ट वे में जिनको लेना होता है अपने इंडेक्स में वो शामिल करते हैं और कर लेते हैं आउट जो उन्हें करना होता है, राइट? सो उसी तरह से मुझे लग रहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो की कंपनीज़ को जब देखें, तो वहाँ सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन-सी कंपनियाँ बिल्कुल वल्नरेबल है, इस तरह के सिनेरियो में जो कि अब थोड़ा लंबा प्ले होने वाला है। जैसे कि अब हम बात करें टैरिफ की, तो ये कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने वाली स्टोरी नहीं है, इम्पैक्ट आएगा मार्जिन पे। अल्टीमेटली अर्निंग्स ग्रोथ इसी पे ही देखिए मार्केट टिका हुआ है। तो कहाँ पे ग्रोथ और अर्निंग जहाँ पे दोनों ही नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, वहाँ तो डेफ़िनेटली हमें उसे एग्ज़िट लेना होगा, ठीक है? जहाँ इंटरम में ये है कि जी ग्रोथ कंटिन्यू होगा, मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा, तो वो फिर भी ठीक है, आप उसके अंदर में फिर साइज़ कैसी है, कितना एक्सपोज़र का है, उसके बेसिस पे। और तीसरा जहाँ तो आपको लग रहा है कि भाई ग्रोथ क्योंकि डोमेस्टिक फ़ोकस जैसे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए, जहाँ पे आपका ग्रोथ भी हाँ, मॉडरेट होगा। आप वैसे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ना रखें, जो आपने लास्ट 3 साल में देखी होगी। बट अदरवाइज़ ग्रोथ है, डिसेंट मार्जिन के साथ आप काम कर रहे हैं,
प्रोटेक्टेड है। हाँ, अर्निंग की एक्सपेंसिव जो वैल्यूएशन है वो करेक्टिव हो सकती है, बट एट द सेम टाइम वो क्रैश नहीं हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे आप बने रह सकते हैं या ऐसे स्टॉक का आप और एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीलुक करते हुए आप थोड़ा वेट्स के साथ या तो प्ले करें या फिर कुछ नए एडिशन और डिलीशन के साथ आप प्ले करें। तो ऐसे में तो जैसे कि आपने कहा था पिछले सवाल के जवाब में, जो एफएमसीजी सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ भी है, वॉल्यूम भी है, मार्जिन वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर एक रहता है, तो वो सारे सेक्टर पोर्टफोलियो में वो बढ़ा लेने चाहिए। जी, बिल्कुल, जो चीज़ सीन है और जो प्रूवन है, वो हमें जब उसका एक आउटकम प्रेडिक्टेबल है, राइट? आप एक देश के इकोनॉमी के हिसाब से देख सकते हैं, जहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम बस वहाँ पे कहाँ आता है, टिपिकली जो सबसे ज़्यादा बॉदरेशन होता है ना, वो इन्फ्लेशन होता है, कि जब आपके पास थोड़ी हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट हो जाती है, तो एफएमसीजी का मार्जिन जो है, वो जल्दी कॉम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि इनकी एबिलिटी इतनी स्मूथ नहीं है कि आप जल्दी से सब पास ऑन कर दें एंड कंज्यूमर को। बट फिलहाल अगर हम आरबीआई की कमेंट्री को देखते हुए जा रहे हैं, तो वो कंसर्न अभी फिलहाल इतने एलिवेटेड नहीं है। इसकी बेहतरी पे अगर हम देखें, रेट कट का भी मोमेंटम चल रहा है और डोमेस्टिक डिमांड अभी आने वाली, क्योंकि अगले क्वार्टर तक हम फेस्टिव टाइम देख रहे हैं, तो उस लिहाज से सर्टेनली मुझे लगता है कि जहाँ पे एक चुनिंदा अच्छी कंपनियां, जहाँ हमें पता ही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी अच्छी है यहाँ पे, आप बस अब आप ये देखिए कि आपको क्या पसंद है और कहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है। कहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है, क्या पसंद है। अरुण मल्होत्रा साहब, जब अपने पोर्टफोलियो को हमें बदलाव करना हो, फेरबदल करना हो, तो हम क्या ख्याल रखें, क्योंकि मोटा मोटी दिख रहा है कि अगला 1 साल तक कहाँ पे दबाव रहने वाला है। दो चीजें कहना चाहूंगा उसमें लक्ष्मण जी। एक तो ये साल इट बी स्टॉक पिकर्स पैराडाइज। टॉप डाउन या कोई मैक्रो अप्रोच नहीं चलेगी, क्योंकि मैक्रो काफी नेगेटिव है। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप्रोच, इन डेप्थ रिसर्च करके लेना है। दूसरा, मुझे इंटरेस्ट रेट कम आए हैं और यूएस में भी हमारा मानना है कि इंटरेस्ट रेट फेड कट करेगा। तो नॉर्मली लोअरिंग इंटरेस्ट रेट सपोर्ट इक्विटी वैल्यूएशंस। तो ओवरऑल इक्विटी कहीं आपको सेकंड हाफ में, जैसा मैंने कहा, बढ़ोतरी दिखेगी। क्या चीज ध्यान रखना चाहिए? कंपनियां जिनका फ्री कैश फ्लो अच्छा है, फ्री कैश फ्लो फील्ड, मैं कल देख रहा था एक कंपनी फ्री कैश फ्लो यील्ड 10% पे ट्रेड कर रही है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश बनाती है, 9 के पीई पे अवेलेबल है। तो ऐसी कंपनी जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, यूएस एक्सपोजर कम है, डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज पे, और जहां मैनेजमेंट, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट हमेशा क्लीन है या कोई कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है, वैसे इन फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए आप, इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि आपको इतने अनसर्टेन एनवायरनमेंट में भी ये ऐसी करेक्ट वाली कंपनी, आपको तो 10 कंपनी या 20 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। तो आप ये सोचिए, आपके पास 15 कंपनियों का तो ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, तो आप उसमें बेचने तो जाने, थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे। आपको तो 5, 8, 10 कंपनियां ही चाहिए अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, जो इतने सारे बड़ी मार्केट में, इस इन्वायरमेंट में भी आपको आसानी से, थोड़ी मेहनत करके आराम से आपको मिल जाएंगी। मतलब ऐसी कंपनियां हैं, ऑप्शन है ऐसी कंपनियों का, आपका कहना है। प्राइस लक्ष्मण जी जब नीचे आता है तो वैल्यूएशन अगर लॉन्ग टर्म चेंज नहीं हो रही है, अगर आप 2 साल का व्यू लेंगे तो सब चीज टैरिफ सेटल हो जाएगी, इकोनॉमिक सिस्टम सेटल हो पाएगा, हो चुका होगा, और जो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पर अगर आपका 10%, 15% प्राइस नीचे आ रहा है, तो आपके लिए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। आपका व्यू 1-2 महीने और इन्वेस्टर का तो व्यू 1, 1.5, 2 साल का तो कम से कम रहना चाहिए। तो आपको तो फायदा, खुश होना चाहिए लक्ष्मण जी, रिटेल निवेशक को, कि मुझे तो वही की वही चीज जो मुझे बेचनी, चाहे ऊपर जाता तो भी नहीं बेचनी, नीचे जाना है तो भी नहीं बेचनी, आपको एक 15% सस्ती मिल रही है। ये लगी संक्षिप्त में जी, मैं दो बातों का आंसर देना चाहूंगा। एक तो ये दर्शक ये जानना चाहेंगे कि बाजार कब तक और कहां तक गिर सकता है। मैं टेक्निकल लेवल की बात करूंगा तो ये हमारा जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, करीब हमारे 24,100 के आसपास आएगा लगभग। तो वहां तक की हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां तक का करेक्शन आ सकता है। अब कब से बाजार बढ़ना शुरू होगा इसकी बात करूं तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट जब अपना अक्टूबर में आना शुरू होगा, तो 15 अक्टूबर के बाद से कहीं ना कहीं बाजार में जो है एक रिकवरी आने की शुरुआत हमें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज, कैसे शेयर हम चुने, मैं बड़ी संक्षेप में आपकी बात कर रहा हूं।
तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप देखें कि इतने खराब माहौल में किसके क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उनकी सेल्स बढ़ रही है, उसके बावजूद भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। उस पर आप आंख मूंद करके उन शेयरों को चुनें, क्योंकि प्राइस आपको करेक्शन के बाद उनके अच्छे मिल चुके होंगे। वैसे ही कंपनियों में निवेश लें, बड़ा आसान तरीका होगा, आप आने वाले समय में बहुत बढ़िया रिटर्न बना पाएंगे। ये एक आपने बिल्कुल शॉर्टकट, बिल्कुल संक्षिप्त में आपने बेसिक फार्मूला बता दिया है। मेहर वोरा साहब, शो का समय चूंकि खत्म होने वाला है, मैं आपसे समझना चाहूँगा आखिर में कि अब चूंकि एक निवेशक को क्या मैसेज दिया जाए हम लोग कि इस बाजार को, गिरावट को आप बिल्कुल नेगेटिवली ना लें, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें, और जो फार्मूला हमारे बाकी पैनलिस्ट ने बताया उस फार्मूला के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रियलाइन कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को जोड़ सकते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को हटा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमने सब कुछ देख चुके हैं, हमने पोखरण देख चुके हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर देख चुके हैं, इससे भी बहुत पार्लियामेंट अटैक देख चुके हैं, तो ये तो चीज़ें कंट्री की लाइफ में कुछ आती-जाती नहीं है। रहती हैं। ये कुछ नहीं है, तो लाइफ विल गो ऑन, इंडिया विल गो ऑन, इंडिया विल फ्लरिश। तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है। सेकंड बात ये है कि अभी भी मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरली जो है, एक्सपोर्टर्स के कंपैरिजन में जो डोमेस्टिक सेगमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छे ग्रो करेंगे। एक्सपोर्ट में ऑफ कोर्स फार्मा वगैरह अलग बात है, सीडीएमओ वो प्लेस अलग है। इन जनरल मैं अभी भी कहूँगा कि अगर हमें विजिबिलिटी चाहिए तो जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वो सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि इसमें एक्सपोर्टर को लेकर जो आपने बात कही, बाकी लोगों ने भी कहा, लेकिन मेरी अपनी एक राय ये है, आप बताइए मैं कितना सही हूँ, क्योंकि एक्सपोर्टर्स भी ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए वो नेगेटिव टेरिटरी में चले जाएंगे। क्योंकि मान लिया यूएस से हमारा मार्जिन कम भी होगा, यूएस में मार्केट थोड़ा सा कम भी होगा, तो कई सारे कंट्री के साथ जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, जैसे यूके के साथ हुआ, ईयू के साथ होने वाला, वहाँ एक बड़ा बाजार हमको मिल रहा है। एक जगह से थोड़ा बहुत कम हो रहा था, दूसरी जगह बाजार हमें मिल रहा है। ये एक्सपोर्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है, जो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के जरिए उसको कैप्चर कर सकते हैं। क्यों वोरा साहब? नहीं, बिल्कुल। सो मेरा एक्चुअली पॉइंट ये था कि ऑफ कोर्स स्पेसिफिक कंपनीज़ तो अच्छा कर रही हैं और करेंगी। मेरा पॉइंट ये था कि आईटी सर्विसेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल है, या तो ग्लोबल कमोडिटीज़ या मेटल्स है, जो ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसके कंपैरिज़न में मैं कहूँगा वो सेक्टर्स जो डोमेस्टिक ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा, विजिबिलिटी ग्रोथ देते की हैं। बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि मार्केट की बजाय आप करें ग्रोथ की बात करें, जहाँ ग्लोबल ग्रोथ से जो तालमेल बना के रखी, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। ग्लोबली सिचुएशन बहुत अच्छा है नहीं, इंडिया के ग्रोथ से जो ताल मिला के चल रही है, उनके लिए स्थिति बेहतर हो सकती है। तो आप सही में मानो का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।